हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर। स्टडी राज यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम जैसे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, केवीएस, नेट, जेआरएफ आदि एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय समाज के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का किसने प्रयोग किया है? तो ऑप्शन में है ए.आर. देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, एस.सी. दुबे, डी.पी. मुखर्जी। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें कि भारतीय समाज के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किसने किया है? तो वो किया है एस.सी. दुबे ने। किसने किया है? एस.सी. दुबे जी ने। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। वर्ष 1955 के बाद भारत में किए गए अध्ययनों में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल उपागम का प्रयोग किया गया है। कब किया गया है? 1955 के बाद भारत में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया गया है। इस उपागम के द्वारा संपूर्ण समुदाय का अध्ययन किया गया है। एम एस श्रीनिवास का कुर्ग का जो श्रीनिवास जी ने कुर्ग का अध्ययन किया है और एस.सी. दुबे जी ने समीर पेट का अध्ययन किया है। कौन कौन से? श्रीनिवास जी का कुर्ग का अध्ययन और एस.सी. दुबे जी का समीर पेट का अध्ययन इसी उपागम के आधार पर है। ठीक है, जिसमें गांव की संपूर्णता का अध्ययन किया गया है। तो ये क्या हो गया? संरचनात्मक प्रकार्यात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल परिप्रेक्ष्य। तो इसी के आधार पर उन्होंने अध्ययन किया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, एस.सी. दुबे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में किसने कहा यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता? तो ये बात किसने कही है? तो ऑप्शन में है आर.एन. इनामदार, के.एल. शर्मा, बी. मेहता या बी. सिंह। तो क्या था इसमें कि विकेंद्रीकरण के संदर्भ में कहा है, शक्ति के जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में कहा है कि यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता। तो ये जो कथन कहा है वो किसने कहा है? बी. मेहता जी ने। किसने? बी. मेहता जी ने। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में शक्ति के विकेंद्रीकरण के संदर्भ में बी. मेहता ने कहा है कि यह स्वीकार्य है कि लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के बिना सफल नहीं हो सकता, कि जो लोकतंत्र है वो बिना विकेंद्रीकरण के सफल नहीं हो सकता। जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्रामीण पंचायतों के गठन पर बल दिया गया है। किस पे दिया गया है? अनुच्छेद 40 में ग्रामीण पंचायतों के गठन पर बल दिया गया है। इसी उद्देश्य विशेष को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्तर पर विकास योजनाएं बनाई गई हैं, सामुदायिक कार्य प्रारंभ किए गए हैं। ठीक है, तो इसी के आधार पर ये सब किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ग्रामीण शक्ति संरचना के परंपरागत स्वरूप एवं उसमें उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों को स्पष्ट करने हेतु तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया? तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, ये सिंपल है। इसमें किसने किया? हेनरी मैन ने, मैके मैरियट ने, आंद्रे बेतई ने, ए.सी. मेयर ने। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आंद्रे बेतई। ग्रामीण शक्ति संरचना के परंपरागत स्वरूप एवं उसमें उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों को स्पष्ट करने हेतु तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया, यानी पूरे गांव का अध्ययन किया है। तो वो किसने किया है? आंद्रे बेतई जी ने। आंद्रे बेतई ने तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन करने पर पाया कि वहां जाति और वर्ग में संरचनात्मक समन्वय था। क्या था? जाति और वर्ग में संरचनात्मक समन्वय था। वर्ग एवं जाति परस्पर व्यापी हैं। कैसे परस्पर व्यापी? यानी कि ओवरलैपिंग है वो, किंतु कई बिंदुओं पर इन दोनों में विरोध भी था। इससे शक्ति का वितरण भी गांव के संस्तरण पैदा करता है। यह अध्ययन यह प्रकट करता है कि जाति, वर्ग और शक्ति के आधार पर गांव में
स्पष्ट संस्तरण देखा जा सकता है, यानी स्ट्रेटिफिकेशन देखा जा सकता है। ये संस्तरण एक दूसरे से परस्पर सहयोग नहीं करते हैं। जहाँ पे संस्तरण होगा वहां पे सहयोग थोड़ा कम होता है, तो यही इसमें बताया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आंद्री बेतई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? तो वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारण कौन सा है? तो आर्थिक है या जातिवाद है या धार्मिक है या राजनैतिक है? तो कौन सा है? वो है आर्थिक। कौन सा है? आर्थिक। वर्तमान भारत में ग्रामीण नेतृत्व को निर्धारित करने वाला प्रमुख कारक आर्थिक स्थिति है। शिक्षा और योग्यता भी ग्रामीण नेतृत्व का निर्धारण करते हैं। परंपरागत ग्रामीण नेतृत्व में जाति का महत्व अधिक था, लेकिन यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा तो आर्थिक महत्व ज्यादा है। तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, आर्थिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? ग्रामीण नेतृत्व के बारे में बात की जा रही है। तो देखो इसमें ग्राम में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय, बी है शिक्षा व युवकों के महत्व में वृद्धि, सी है भूस्वामित्व परिवार व जाति के प्रभाव में ह्रास, और डी है उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें कि ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की कौन सी विशेषता नहीं है? जो विशेषता नहीं है वो हमें बतानी है। तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं होगी? उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता, ये वाली विशेषता इसकी नहीं है। जबकि ग्राम में प्रजातांत्रिक नेतृत्व का उदय, तो ये है। शिक्षा व युवकों के महत्व में वृद्धि, तो ये भी है। भूस्वामित्व परिवार व जाति के प्रभाव में ह्रास, तो ये भी है। ठीक है, लेकिन इसमें उच्च वर्ग की प्रधानता व प्रमुखता ऐसा नहीं है। अगर ये जो ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान जो पार्ट है उसमें ना आप सारी विशेषताएं एक बार से अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें से यही पूछ लिया जाता है कौन सी विशेषता है कौन सी नहीं है, और इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। तो जैसे कि ग्रामीण नेतृत्व के उभरते प्रतिमान की प्रमुख विशेषताएं हैं, इसमें क्या क्या है? प्रमुख रूप से जैसे कि प्रजातांत्रिक नेतृत्व का प्रादुर्भाव हो जाएगा, यानी फर्स्ट ही हो जाएगा, और शिक्षा का महत्व हो जाता है, नेतृत्व में केंद्रीकरण हो जाता है, मध्यम वर्ग की प्रधानता है इसमें। ठीक है, और क्या है? युवकों का बढ़ता हुआ प्रतिनिधित्व है, स्त्रियों की भागीदारी भी है, उच्च जाति के महत्व में कमी है इसमें। ठीक है, इसमें क्या है? उच्च जाति के जो महत्व है वो कम हो जाता है। तो ये सभी विशेषता हैं, ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। नेतृत्व की किस प्रकार की प्रक्रिया है? नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है? द्विमुखीय है, त्रिमुखीय है, एकमुखीय है या अंतर्मुखीय है? तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो नेतृत्व द्विमुखीय प्रक्रिया है। कैसी है? द्विमुखीय प्रक्रिया है। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेतृत्व की समाजशास्त्रीय अवधारणा के विकास में मैक्स वेबर का योगदान है। वेबर के अनुसार नेतृत्व का अर्थ आदेश पालन की संभावना से है। क्या है? नेतृत्व का अर्थ मैक्स वेबर के अनुसार कि आदेश पालन की संभावना से। इसके दो पक्ष होते हैं। पहले पक्ष में वे व्यक्ति अथवा समूह आते हैं जिनके पास आदेश देने का अधिकार होता है। कौन से आते हैं? जिनके पास आदेश देने का अधिकार होता है। और दूसरे पक्ष में वे लोग सम्मिलित किए जा सकते हैं जो आदेशों का पालन करते हैं। तो ये कैसी होगी? द्विमुखीय प्रक्रिया होगी। तो और बेवर जी के अनुसार अधिकांश आदेशों का पालन दो बातों को ही ध्यान में रखा जाता है। कौन कौन सी हैं? एक तो स्वार्थ पूर्ति की भावना के कारण और प्रथाओं के कारण। उन्होंने इन्हीं दो बातों को बताया। एक तो स्वार्थ पूर्ति आपकी भावना होगी, भावना के कारण, और है प्रथाओं के कारण। तो इसका जो राइट आंसर होगा, नेतृत्व किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो कैसी होगी प्रक्रिया? वो द्विमुखीय प्रक्रिया है।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।